नमस्कार। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ लेकर आए हुए हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि संविधान का सार क्या है, एक संक्षिप्त विवरण। और इसी संक्षिप्त विवरण को संविधान में प्रियम्बल या प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? और सबसे बड़ी बात, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अक्सर देखिए न्यूज में या फिर करंट के सिनारियों से आपको सुनने को मिलता होगा, प्रियम्बल में ये संशोधन हो जाए, ये हो जाए, प्रियम्बल में ये संशोधन किया जा चुका है, या प्रियम्बल ऐसी होनी चाहिए। बहुत सी चीजें आपको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सुनने को मिलती होंगी। तो आखिर प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई प्रस्तावना है, इसके दो नाम हैं। एक तो है प्रस्तावना, प्रस्तावना। दूसरा जो इसका नाम है वो है या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका, इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रियम्बल। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से आया, लैंग्वेज कहां से आई, और क्या है और महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले आप समझिएगा प्रस्तावना का मतलब। प्रस्तावना जो है या प्रियम्बल जो है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त सार, विवरण, या कह सकते हैं सार। जैसे आप किताब पढ़ते हैं, उसमें आपको समरी लिखी मिलती है, आगे के एक चैप्टर के अंतर्गत आपको इस बात की जानकारी दे दी जाती है कि ये जो बुक है इसका सार क्या है, यानी संक्षिप्त भाव में ये बुक कहना क्या चाहती है। जब भी आप कोई नॉवेल खरीदिए या कोई भी चीज पढ़िए, तो आगे एक पेज लगा रहता है, इसमें लिखा रहता है लेखक की कलम से सार, संक्षिप्त विवरण। तो कुल मिला के अगर साधारण शाब्दिक अर्थों में हम बात करें व्हाट इज प्रियम्बल या प्रस्तावना, तो प्रस्तावना किसी भी किताब या बुक का संक्षिप्त विवरण होता है। तो भारतीय संविधान भी एक किताब के फॉर्म में है। तो संविधान की प्रस्तावना का मतलब है संक्षिप्त सार या संक्षिप्त विवरण। किसका संक्षिप्त सार है? संक्षिप्त सार है संविधान का। अगर आप किसी भी देश के संविधान के विषय में संक्षिप्त बातें जानना चाहते हैं, शॉर्ट समरी जानना चाहते हैं, तो उस देश के संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल का अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बात करें, एक है पालकी वाला। पालकी वाला, ये क्या कहते हैं? इन्होंने क्या कहा है? प्रस्तावना के अलग अलग नाम। पहली बात तो प्रस्तावना को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। कौन कौन से नामों से जानते हैं? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का परिचय,
यानी जो प्रियम्बल है वो संक्षेप में संविधान की जानकारी देता है, या इसे हम कह सकते हैं संविधान का परिचय पत्र। जो आपके पॉलिटी वाला है उन्होंने इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का परिचय पत्र कहा है। दूसरा, यह संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी है। क्या संविधान का मेन बात क्या है, मेन कोर क्या है, उसका आधार क्या है, उन चीजों की जानकारी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना हमें दे देती है। फिर संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है, संविधान का दर्शन है, संविधान का कुंजी है, कुंजी मतलब चाबी। तो इस प्रकार से प्रियम्बल को विभिन्न नामों से जाना जाता है, संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय पत्र, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्शन। अलग अलग नामों से इसे विभूषित किया जाता है, इसे बताया जाता है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्यों? आत्मा के बिना शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार प्रियम्बल के बिना संविधान निर्जीव हो जाएगा। तो इसकी महत्वपूर्णता को इतना कहा गया है, आत्मा बोल दिया गया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, संविधान की आत्मा, संविधान का सब चीजों को बताया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो नाम हो गए। बात करते हैं प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार, प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से? तो अगर हम प्रस्तावना के विचार की बात करें तो ये विचार कहां से लिया गया है? एक देश है अमेरिका, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका के संविधान से इस बात को भारतीय संविधान में लिया गया है कि प्रस्तावना होनी चाहिए। ये बात अमेरिका के संविधान से ले ली गई है। अब बात यह है कि भाई प्रस्तावना तो हो जाएगी, क्योंकि दुनिया का पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। और भारतीय जब संविधान सभा विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर रही थी, तो वहीं पर एक देश हमें मिला, अमेरिका। उस अमेरिका के संविधान में आगे एक पेज जुड़ा हुआ था। जब हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने इसकी स्टडी की तो उन्हें समझ में आया कि अगर हम इसे पढ़ लेते हैं तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की हमें एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि ये विचार उनके मन में आया कि भारतीय संविधान में भी एक ऐसा होना चाहिए जो संक्षिप्त में इस बात की जानकारी दे दे कि भारतीय संविधान है क्या। तो अगर ये प्रश्न आता है कि संविधान का प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, तो प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में कहां से आया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात यह थी कि किसे रखा जाए, प्रस्तावना के रूप में रखा किसे जाए। तो इसके लिए बात यह हुई कि 13 दिसंबर 1946 की बात है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहर
लाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तुत किया। अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव में ये चीजें रखी गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बातें रखी गई कि भारतीय संविधान जो बन रहा है या ये जो सभा है जो संविधान बनाएगी, इस संविधान की मूल मूल बातें क्या होंगी और ये क्या उद्देश्य है इसका, तो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। बाद में संविधान सभा ने विचार किया कि इसी प्रस्ताव को, यानी ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसे क्या किया जाए, प्रस्तावना के रूप में रखा जाए। प्रस्तावना के रूप में बाद में जोड़ा गया। यानी अगर मैं बात करूं कि प्रेमबल या प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में कहां से आया है, तो प्रेमबल या प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है कि एक प्रस्तावना होनी चाहिए। दूसरा, प्रस्तावना रखा किसे जाए, किसे बनाया जाए प्रस्तावना, तो 13 दिसंबर 1946 को जब पहली बार संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही को स्टार्ट किया कि संविधान बनाया जाएगा, तो उससे पहले सभा को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को पारित करना पड़ा। उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, प्रस्तुत किया था। जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों ने इसे पारित कर दिया। अब जो संविधान सभा ने डिसाइड किया कि भाई इसी को हम क्या करेंगे, प्रस्तावना के रूप में जोड़ देंगे। लेकिन बात यहां पर एक चीज और आ गई, बात ये आ गई कि इस तो जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि ये प्रपोजल है, एक तरह का विधेयक के फॉर्म में, प्रस्ताव के फॉर्म में, रेजोल्यूशन के फॉर्म में है। अब इतने बड़े जिसमें क्लॉज है, आर्टिकल्स हैं, इतने बड़े प्रस्ताव को प्रीएम्बल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि प्रीएम्बल तो बड़ी संक्षिप्त होती है, संक्षिप्त होगी लेकिन बात पूरी कहनी होगी, समरी होगी लेकिन बात पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर आगे के संविधानों का अध्ययन हो रहा था। वही एक संविधान मिला जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो बच्चा, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना के रूप में किसे जोड़ा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव को। प्रस्तावना होनी चाहिए, ये बात कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। इतनी बात समझ में आई। तो 3-4 पॉइंट है, प्रस्तावना होती क्या है, प्रस्तावना का ये बेसिक चीजें कहां से ली गई। अब संविधान सभा ने अपना काम कर दिया, प्रस्तावना आ गई। अब बात यह है कि प्रस्तावना के विषय में हमें और क्या जानकारी देता है। देखिए, एक विवाद ये उठा आगे चल के, प्रश्न ये था कि क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो ये बना भाग 1 से लेकर भाग 22, ये था संविधान। तो बात ये हुई कि जो ये संविधान है, इसमें क्या प्रस्तावना को शामिल किया जाएगा। प्रश्न ये है
कि क्या संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया जाए, क्योंकि जो संविधान है वो भाग 1 से लेकर भाग 22 जिसमें अनुसूची है, आर्टिकल्स है, ये संविधान का प्रस्तावना तो बाद में जोड़ी गई है। तो प्रश्न ये उठा, विवाद का विषय ये बना, क्या संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है? और अगर भाग होता, अगर ये भाग है तो आर्टिकल 368 जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन प्रस्तावना को संशोधित करेगा। बात ये होगी कि पहली बात तो ये बताओ कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी उसे संविधान में इंक्लूड कर रहे हो। अगर इंक्लूड हो रहा है तो क्या इस पर लागू करेंगे हम संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है उसके द्वारा, क्या इसे भी संशोधित कर सकते? ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न विवाद के रूप में हम लोगों के सामने आए। अब इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर चलते हैं। बैकग्राउंड में क्या है, एक विवाद उत्पन्न हुआ भारत में यहां से, ये जो जगह है इसे कहा जाता है बेरूबाड़ी। बेरूबाड़ी जो है एक भारतीय क्षेत्र था जिसके प्रत्यर्पण यानी इसको भारत पूर्वी पाकिस्तान को सौंपा गया। और जब पूर्वी पाकिस्तान को इसे सौंप दिया गया तब ये विवाद उठा न्यायालय के पास कि आप जस्टिफाई करिए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास द पावर है कि वो किसी भी भारतीय क्षेत्र को, किसी भी आपके एरिया, भारतीय एरिया को किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं या नहीं। उसी मामले के दौरान ये मामला भी उठ गया कि जो आर्टिकल 368 है क्या वो पूरे संविधान को अमेंडमेंट कर सकती है, और कर सकती है तो क्या प्रियम्बल उसमें शामिल है या नहीं। इस मामले को कहा जाता है बेरूबाड़ी मामला। बेरूबाड़ी मामला 1960 ये मामला उठा जिसमें प्रस्तावना संविधान का जिसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, जिसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये बात का विवाद था। अब इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? आपको पता है कि संविधान के विषय में जब भी कोई विवाद आएगा तो उस विवाद की व्याख्या करने या उसका निपटारा करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को दिया गया। क्योंकि आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता या इकलौता व्याख्याकर्ता जो उसे जस्टिफाई करे, जो उसको एक्सप्लेन कर सके, वो माननीय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा संविधान की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, वही डिसाइड करती है कि संविधान में ये बात है या नहीं है। तो ये मामला संविधान से जुड़ा है। सीधे सीधे ये उस पे चैलेंज किया गया कि आप हमें ये बताइए क्या प्रियम्बल प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और अगर है तो क्या संशोधन होगा। ये दो विवाद जो बेरूबाड़ी मामले के अंतर्गत उठे, ये दो विवाद थे जो बेरूबाड़ी मामले के अंतर्गत उठाए गए। ये विवाद
अब जब भी ये विवाद उठेंगे तो इन विवादों का निपटारा माननीय उच्चतम न्यायालय का। तो 1960 में बेरूवाड़ी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पीठ बैठी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना डिसीजन सुनाया। क्या डिसीजन सुनाया देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा साफ, सर्वोच्च न्यायालय ने दो बातें कही। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें इसने कही। सबसे पहले कहा कि प्रस्तावना, इस मामले में उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सीधा सीधा बोल दिया उन्होंने कि भाई देखो, आप जो प्रस्तावना को समझ रहे हैं वो संविधान का भाग नहीं है। और आपको पता होगा आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की, संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। परंतु बात यह है संविधान को संशोधन करने की। तो जैसे का प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जब भाग नहीं है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कैसे संशोधित कर दोगे। तो दूसरी बात साफ साफ इसमें उन्होंने कह दी कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, दो बातें उन्होंने कहा। बेरूवाड़ी मामले में ये बात साफ हो गई कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और जब पार्ट नहीं है तो संसद के पास, पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करे। ये था बेरूवाड़ी में, जिसने क्लियर किया कि प्रियम्बल अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन अलग, दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। प्रियम्बल को आप संशोधित नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और जब पार्ट नहीं तो आर्टिकल 368 इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेरूवाड़ी मामला 1960 पे का, और यहां से विवाद निपट गया। अब विवाद हमेशा पूरी तरीके से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये मामला आगे चल के फिर विवाद हो गया है गोलकनाथ केस में। इसके बाद गोलकनाथ केस में फिर प्रिय कहा गया एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जब भी कहीं संविधान में किसी शब्द, किसी वर्ड या किसी लाइन में हमें लगेगा कि क्या सही क्या गलत, तो उसकी व्याख्या कहां से करेंगे? प्रियम्बल। ये गोलकनाथ केस में कह रहा है, इसमें इंपॉर्टेंस बता रहा है, महत्वपूर्णता बता रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। लेकिन इसके बाद एक और मामला आया। समय के कालखंड में आगे बढ़ते चलेंगे तो उसी कालखंड में समय समय पर कई विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय के पास। माननीय उच्चतम न्यायालय बैठा ही इसीलिए है क्योंकि इकलौता संविधान का व्याख्या करता है, और जब व्याख्या करता है तो फिर वो नेक्स्ट मामले की व्याख्या करेगा। आप तब तक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय बीतता चला गया, गोलकनाथ केस में भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्रस्तावना प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। लेकिन एक और मामला जो ऐतिहासिक मामला भारतीय संविधान के लिए देखा जाए तो ये ऐतिहासिक मामला,
इस मामले को हम जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973, या हम इसे कह सकते हैं केशवानंद भारतीय मामला 1900। ये मामला जो आया तो इस मामले ने अपनी एक अलग पहचान बनाई भारत के इतिहास में, जो संविधान से जुड़े मामले थे। अब देखिए केशवानंद भारती मामले में हुआ क्या, प्रश्न वही का वही दोबारा। बात ये थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो देखिए जब भी कभी न्यायपालिका को ये लगता है कि जजमेंट बदलना चाहिए, तो न्यायपालिका के पास पावर होती है न्यायिक पूर्वावलोकन की, कि अपने दिए गए किसी भी पूर्व निर्णय को वो जब चाहे बदल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था बेरुबाड़ी मामले में, सेम बात गोलकनाथ में कही कि प्रेम्बल या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जब ये मामला 1973 में केशवानंद भारती के नाम से आया और इसमें फिर यही विवाद उठ गया कि क्या संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को मानेंगे, क्या इंक्लूड करें उसमें, और क्या इंक्लूड करेंगे तो क्या फिर हम उस पर आर्टिकल 368 अप्लाई करें। तो जब ये विवाद फिर आया तो न्यायपालिका ने अपने दिए पूर्व डिसीजन को, जो इससे पहले उसने निर्णय दिए थे, उन सभी निर्णयों को बदल दिया और एक नया जजमेंट दिया। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखो क्या कहा। उच्चतम न्यायालय ने 3 बातें कही। इन्होंने अपने दिए डिसीजन को जैसे ही बदला तो सबसे पहले इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहले क्या कहा था, नहीं है, लेकिन इस केरल वाले मामले में, केशवानंद भारती मामले में उन्होंने साफ कह दिया कि प्रस्तावना का प्रियम्बल या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जब भाग हो गया, यानी प्रस्तावना और संविधान एक ही बात है, जब भाग हो गया तो आर्टिकल 368 संविधान को संशोधित करता है, तो प्रियम्बल को भी संशोधित करेगा। तो दूसरा इन्होंने कहा संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। दूसरे में उन्होंने कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। पहला का प्रस्तावना संविधान का भाग है, दूसरा का संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। अब जैसे ही कहा संशोधन कर सकती है तो संसद को पावर मिल गई, लेकिन इन्होंने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मामले में एक ऐतिहासिक लाइन जोड़ी गई, एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया। क्या था जजमेंट? इन्होंने आर्टिकल 368 की सीमांकन कर दिया। संविधान को संशोधित करने की जो पावर है उसे भी जस्टिफाई करते हुए उसका सीमांकन कर दिया, यानी कुछ उस पर बाउंडेशन लगा।
क्या कहा? इन्होंने कहा संसद को अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा क्षतिग्रस्त। यानी आप पूरे संविधान को संशोधित करिए इंक्लूडिंग प्रियम्बल, बट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसे प्रभावित कर। अभी बताया नहीं है कि मूल ढांचे में क्या है, ये बाद में व्याख्या करेंगे, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि मूल ढांचा संविधान का नहीं क्षतिग्रस्त होना चाहिए, बाकी आप कोई भी अमेंडमेंट करिए। ये बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में किया गया। तो इसमें देखिए आप तीसरी लाइन क्या जोड़ी, कोई ऐसा संशोधन नहीं होगा मूल ढांचे के विरुद्ध, मूल ढांचे के विरुद्ध कोई संशोधन नहीं हो, मूल ढांचे के विरुद्ध कोई संशोधन नहीं होगा। यानी आप पूरा संविधान संशोधित करिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रियम्बल को भी कर दीजिए, लेकिन कोई ऐसा संशोधन संसद नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो जाए। अब अगर मूल ढांचा प्रभावित हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि मूल ढांचा, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर मैं बात यहाँ पर इसकी बात करता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2014 में भारत सरकार के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करते हुए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यानी जो न्यायाधीश हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, अब वो कॉलेजियम सिस्टम से ना होकर एक आयोग के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए अमेंडमेंट किया गया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे अपना जजमेंट देती है कि 99वां संविधान संशोधन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। क्योंकि मूल उन्होंने आधार बनाया कि मूल ढांचे के सिद्धांत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसको ये प्रभावित करेगा, और स्वतंत्र न्यायपालिका मूल ढांचे के अंतर्गत मानी गई है, इसीलिए हम इसे गैर संवैधानिक मानते हैं। और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार से ये ऐतिहासिक मामला है। आपने देखा कि इन्होंने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जब भाग है तो आर्टिकल 368 अप्लाई होगा, यानी संसद को प्रियम्बल को भी संशोधित करने का राइट मिल जाता है, पावर मिल जाती है। बट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को क्षतिग्रस्त कर दे, उसे डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा कोई भी अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। यानी क्या कि फाउंडेशन लगा दी अमेंडमेंट पर। अमेंडमेंट करने की पूरी पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, लेकिन कभी ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करे। कितनी बात समझ में आई? ये बहुत ऐतिहासिक मामला था। अब इसके बाद की कहानी सुनो क्या। ये सन देखिए 73 का मामला है। 1973 में जैसे ही ये बात हुई, 75 में इंटरनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की सरकार है, उन्होंने आंतरिक अशांति को ध्यान में रखते हुए भारत पर नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। अब इस दौरान एक अमेंडमेंट किया गया। जैसे ही ये बात आई कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है और अमेंडमेंट हो सकता है, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक संशोधन किया है, बहुत बड़ा संशोधन है, जिसे कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976।
42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ये किया गया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। भाई ये अमेंडमेंट अपने आप में बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, एक छोटा मोटा संविधान नहीं है। आप समझिए पूरे संविधान में लगभग लगभग हर आर्टिकल, हर भाग, लगभग सभी को ये संशोधित कर रहा है और गवर्नमेंट को बहुत पावर दे रहा है। न्यायपालिका की भी पावर लगभग लगभग नहीं हो सकती थी। अब ये संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें पहली बार प्रीएम्बल को संशोधित किया गया। क्या है इस संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और जैसे ही संशोधन किया गया इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। 3 शब्द जोड़, इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 को करते हुए प्रियम्बल को पहली बार संशोधित किया और 3 शब्द जोड़ दिए। क्या वो 3 शब्द थे? एक शब्द था समाजवादी, सोशलिस्ट। ये शब्द हमारे संविधान की प्रियम्बल में है ही नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया। एक जोड़ा गया सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, जिसे हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष हो गया। और तीसरा शब्द जोड़ा गया इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 शब्द बच्चा जोड़ दिए गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द प्रियम्बल में संशोधित करके जोड़े गए। ये पहली बार हुआ 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए, सोशलिस्ट, आपका सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना हमारी संशोधित है और आज तक का समय है, वर्तमान समय तक जब तक मैं ये शब्द बोल रहा हूं तब तक तो प्रस्तावना संशोधित नहीं। अभी तक एक बार संशोधित की गई जो 1976 में की गई थी 3 शब्द के साथ, और आज 2024 में तक दूसरा कोई भी संशोधन प्रियम्बल में नहीं हुआ। आगे होगा या नहीं होगा वो तो भविष्य की बात है और भविष्यवक्ता में हूं, लेकिन हाँ प्रियम्बल को संशोधित करने का राइट दिया गया है और पार्लियामेंट को वो कभी भी कर सकते। वर्तमान समय तक नहीं हुआ, एक ही बार हुआ है, वो हुआ है 1976 में। ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस प्रकार से जो बात केशवानंद भारती मामले में 1973 में कह रहे हैं कि प्रियम्बल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद हैव अ राइट टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, ये इसका हिस्सा है, यानी आर्टिकल 368 अप्लाई होता है। जैसे 73 में ये बात कह रहे हैं वैसे ही 76 में इन्होंने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में तीनों और 3 शब्द जोड़कर इसे अमेंडमेंट कर दिया, संशोधित कर दिया। एक शब्द था समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष और एक है अखंडता। इस प्रकार से टिल द टाइम वर्तमान समय तक एक ही बार प्रियम्बल अमेंडमेंट हुई है, संशोधित हुई है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये प्रस्तावना अब जो हमारे पास प्रस्तावना वर्तमान में वो एक संशोधित प्रस्तावना। मूल प्रियम्बल, ओरिजिनल प्रियम्बल अलग है और जो प्रेजेंट टाइम की प्रियम्बल है ये अलग है। क्यों? क्योंकि संशोधित है। तो अब बात होती है कि प्रियम्बल क्या है, कैसे प्रियम्बल हमें क्या जानकारी देता है। चलिए देखते हैं।
जो प्रस्तावना है संविधान के चार तत्व की जानकारी है। चार तत्व के विषय में बता। चार तत्व के विषय बताती क्या क्या है। सबसे पहली बात करें बेटा, पहला जो एलिमेंट है, जो पहला तत्व है, उस तत्व की अगर हम बात करें तो पहला एलिमेंट हमारे पास है संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ द पावर। संविधान की जो शक्ति है, संविधान को पावर है, वो कहां से मिलती है, क्या है उसकी शक्ति का स्रोत, ये बात प्रियम्बल का पहला एलिमेंट बताता है। क्या है भाई शक्ति का स्रोत? देखिए, अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो प्रियम्बल की पहली लाइन लिखी है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपूर्ण राज्य। पहले लाइन पर हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं और हम ही क्या करते हैं, संविधान को पावर देते हैं। यानी संविधान अपनी शक्ति कहां से अर्जित करता है? भारत की जनता से। तो क्या होगा, जो शक्ति का स्रोत है संविधान की, वो क्या है? भारत की जनता है। विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, पहली ही लाइन में कह दिया है विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने इसको पावर दी है, हमने इसे स्वीकार किया है, हम इसे पावर देते हैं और संविधान हमसे शक्ति लेता है। इतनी बात समझ में? तो पहली बात बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती है, शक्ति कहां से मिलती है। तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है प्रियम्बल को शक्ति भारत की जनता के द्वारा दी जाती है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है राज्य की प्रकृति। दूसरा बताती है प्रस्तावना राज्य की प्रकृति एवं शासन। प्रस्तावना, देखो जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में पढ़ते समय आपको जानकारी क्या मिलेगी, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत का नेचर कैसा है, ये जो देश है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ये कैसा है। तो सबसे पहली बात उसने कहा है कि हम भारत के लोग संप्रभु, संपूर्ण संप्रभुतावान एक राज्य है। भारत कैसा है? सॉवरेन स्टेट है, यानी संप्रभु राज्य है। और कैसा है? समाजवादी है। भारत कैसा है? समाजवादी, सोशलिस्ट, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये बताया कि भारत है कैसा, संप्रभु है, सॉवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट है और सेकुलर है। फिर शासन व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है भाई, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है और गणतंत्र है, रिपब्लिक भी है। यानी शासन व्यवस्था कैसी है? डेमोक्रेसी पर आधारित है। आप देखिए 2024 में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ चुनाव भी चल रहे हैं,
तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के शासन होता है, जनता की चुनी हुई सरकार शासन चलाती है। रिपब्लिक है तो ये बात बताई है प्रस्तावना ने अपने दूसरे उसमें कि हम भारत के लोग संप्रभु, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र, लोकतांत्रिक, समाजवादी इस तरह का राज्य बनाने की बात कहता है। तो भारत एक सॉवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक राज्य है। तो भारत की कैसी प्रकृति है, तो भारत कैसा है, भारत कैसा है, भारत संप्रभु है, भारत समाजवादी है, भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत लोकतांत्रिक है और भारत गणतंत्र है। ये बात प्रस्तावना हमें साफ साफ बता देती है। ठीक, आगे देखिए क्या है, आगे प्रस्तावना हमें तीसरी बात बताती है, संविधान का उद्देश्य। कि ये जो संविधान है वो क्या उद्देश्य है उसके, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहता है। तो क्या क्या चाहता है भाई, देखिए प्रस्तावना संविधान चाहता है कि सभी लोगों को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। ये कहता है कि संविधान जो दिया जा रहा है वो ये चाहता है कि सभी व्यक्तियों को क्या मिले, फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले। दूसरा वो क्या चाहता है कि सभी लोगों में क्या हो, समता, इक्वलिटी, सभी लोग क्या रहे, समता के साथ रहे, सभी लोगों को क्या मिले, जस्टिस मिले, न्याय मिले, सभी लोग आपस में क्या रहे, बंधुत्व से रहे और सभी लोग देश की अखंडता को बनाए। ये बात प्रस्तावना कहती है कि संविधान के जो उद्देश्य हैं, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, ब्रदरहुड और इंटीग्रिटी, ये प्रस्तावना चाहती है कि भारत के लोगों को ये चीजें मिलनी चाहिए। इसके बाद प्रस्तावना आखिरी जो बताता है वो बताता है संविधान स्वीकार करने की तिथि। या दिनांक। क्या है वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। इस बात की जानकारी हमें प्रियम्बल देती है। तो इस प्रकार से प्रियम्बल हमें 4 चीजों की जानकारी देती है, संविधान के 4 एलिमेंट्स की जानकारी देती है। पहला है आपका सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पावर के सोर्स, शक्ति का स्रोत क्या है। पहला शक्ति का स्रोत क्या बताया कि शक्ति का स्रोत कॉन्स्टिट्यूशन को पावर का जो स्रोत है वो क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। दूसरा बताता है नेचर ऑफ द स्टेट एंड आपकी गवर्निंग पॉलिसी, यानी जो आपकी शासन व्यवस्था है वो क्या है आपकी, कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु, भारत एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी राज्य है, भारत एक आपका सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष है, भारत एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक है, भारत आपका एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र है। ये बात बताती है। तीसरा बताती है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य कि संविधान चाहता है सभी को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिले, जस्टिस न्याय मिले, समता मिले,
अखंडता रहे और भाईचारे यानी बंधुत्व के साथ सभी लोग आपस में रहे। इसके अलावा प्रस्तावना क्या बताती है? चौथा और आखिरी बात बताती है कि इस सब संविधान कब बनकर तैयार हुआ, या इस संविधान को लोगों ने या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी संविधान सभा थी उसने कब स्वीकार किया। वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो ये चार बातें हमें प्रियम्बल जानकारी देती है। सबसे पहले आपने ये जाना कि प्रियम्बल होती क्या है, प्रियम्बल कहां से आई है, किसे प्रियम्बल के रूप में रखा गया है और प्रियम्बल की भाषा कहां से। उसके बाद आपने महत्वपूर्ण न्यायिक मामले सुने जो प्रियम्बल से संबंधित थे, अमेंडमेंट के बारे में जाना। इसके बाद आपने चार एलिमेंट्स के बारे में जाना जो प्रियम्बल हमें संविधान के विषय में बताती है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में प्रियम्बल का सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।